बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है आप लोग बखैर व आफियत होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बोर्ड के इम्तहानात में अपीयर होने वाले तमाम तलबा व तलबात के लिए कुछ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टिप्स लेके आया हूँ। हाउ टू सॉल्व बोर्ड पेपर, बोर्ड का पेपर किस तरह हल किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम बच्चे जितनी भी तैयारी करते हैं, आपने बोर्ड के अंदर अपना पेपर जो कुछ आप लिख के आएंगे उसके मुताबिक आपको नंबर दिए जाएंगे। तो आज मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट वो टिप्स शेयर करूंगा कि अगर आप इन पे अमल करें तो इंशाल्लाह बोर्ड के इम्तहान के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकेंगे। तो ये जो मैंने कुछ टिप्स तैयार की हैं, ये फेडरल बोर्ड और पाकिस्तान के तमाम बोर्ड के पैटर्न को सामने रख के बनाए गए हैं। ये वो आम सी सिंपल सी मिस्टेक्स हैं जो कि अक्सर बच्चे पेपर हल करते हुए करते हैं, क्योंकि बोर्ड के इम्तहान के अंदर आपका प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा और आपने कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं, पॉइंट्स हैं, अगर वो आपने ज़हन में रखे होंगे तो इंशाल्लाह आप बोर्ड के इम्तहान के अंदर बहुत अच्छे नंबर लेने के काबिल हो जाएंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनोवेटिव लर्निंग, एजुकेशन फॉर रेलेवेंट और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी फॉर रेलेवेंट लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियोस को शेयर करें। तो अजीज़ तलबा, ये तकरीबन 21 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। आप इस पूरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, इन तमाम टिप्स को अपने पास नोट कर लें और जब आप बोर्ड का पेपर हल करेंगे तो इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें, ये तमाम पॉइंट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और अगर आपने इन तमाम टिप्स को फॉलो किया तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने पेपर के अंदर 100% मार्क्स लेने के काबिल हो जाएंगे। तो तलबा, सबसे पहले ये चीज़ याद रखिएगा कि आपके सामने जब ऑब्जेक्टिव और या सब्जेक्टिव पेपर आता है, क्योंकि आपको पता है बोर्ड के पेपर की दो मेन कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और फिर सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर हो या सब्जेक्टिव पेपर हो, सबसे पहले आपने अपने क्वेश्चन जो पेपर है उसके ऊपर अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर के ऊपर प्रॉपर प्रेस्क्राइब जगह बनी होती है जिसके ऊपर आपने अपना रोल नंबर लिखना होता है, जबकि सब्जेक्टिव में जो आपको अलग आंसर शीट दी जाती है उसके ऊपर आपने प्रेस्क्राइब जगह के ऊपर, प्रेस्क्राइब स्पेस के ऊपर अपना रोल नंबर लिखना है। और उसके साथ ही अपना सब्जेक्ट लिखना है, डेट लिखनी है, अपने आपने सिग्नेचर्स करने हैं, नाम आपने अपना किसी जगह पे नहीं लिखना। तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर जो आपको सबसे पहले दिया जाता है, इस पे कुछ बच्चे जो छोटी मोटी मिस्टेक्स करते हैं, याद रखिएगा कि ये 20 मिनट्स के अंदर ऑब्जेक्टिव पेपर आपने हल करके वापस करना होता है और ये आपके पेपर का सेक्शन ए होता है और इसमें सारे के सारे एमसीक्यूज होते हैं। तो इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं कि रिव्यू ऑब्जेक्टिव इन 2 to 3 मिनट्स। अजीज तलबा, जब भी आपके सामने ऑब्जेक्टिव पेपर आए ना, तो पहले 2 से 3 मिनट में आप पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को एक दफ़ा रिव्यू कर लें कि इस पे कितनी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसके ऊपर टिक लगाना शुरू कर देते हैं। एकदम आप टिक या क्रॉस लगाना शुरू ना करें, बल्कि आप क्या करें, 1-2 से 3 मिनट के अंदर तमाम 20 के 20 या 12-13 जितने भी एमसीक्यूज आपको गिवन है वो तमाम एमसीक्यूज को आप पढ़ लें। पढ़ने के बाद फिर आराम से आप क्या करें कि उसको हल करना शुरू करें। तो इसके लिए एक टिप ये भी हमेशा याद रखिए कि पेपर शुरू करने से पहले आप 3 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये दुआ 7 दफ़ा पढ़ लें। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी मशहूर दुआ है जो कि 16वें पारे में सूरह ताहा के अंदर आती है, ये दुआ भी आप लिख लें और याद कर लें। अल्लाहुम्मा रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआएं पढ़ के जब आप पेपर शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से आपके पेपर के अंदर अल्लाह पाक की गैबी मदद भी शामिल हो जाएगी और आपके पेपर में खैर व बरकत भी शामिल हो जाएगी। अच्छा, ऑलवेज एन सर्कल करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बच्चे अक्सर एक मिस्टेक करते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर करते हुए कि उन पर आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी होती है कि जो ऑप्शन करेक्ट है उसको आप एन सर्कल करें। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, करेक्ट ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं। तो आपने टिक बिल्कुल नहीं करना। मिसाल के तौर पे आपके पास एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। आप समझते हैं कि इस
स्टेटमेंट में जो ऑप्शन बी है ना वो करेक्ट है, तो आप बी के सर्कल करें, आपने बी के ऊपर टिक नहीं लगाना, ठीक है ना। नेवर यूज टिक ऑन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। नेवर यूज इंक रिमूवर और वाइटनर, आपने अपने जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसके अंदर इंक रिमूवर या वाइटनर जो है उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, इसका यूज़ जो है वो बिल्कुल अलाउ नहीं है। इसके अलावा अपना जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है उसके अंदर ओवर राइटिंग या कटिंग जो है वो भी बिल्कुल अलाउ नहीं है। आपने सोच समझ के एक ही दफ़ा जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आपने सर्कल करना होगा, ठीक है ना। अगर आपने दोबारा उसको क्रॉस करके कोई और ऑप्शन अगर आपने सिलेक्ट कर लिया तो फिर वो ओवर अटेम्प्ट में आ जाएगा और आपको उसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे। अभी मैं आपसे फेडरल बोर्ड के एक सॉल्व्ड ऑब्जेक्टिव पेपर है उसका एक थोड़ा सा सैंपल शेयर करूंगा, और इसके अलावा कुछ और भी बोर्ड के इंपॉर्टेंट पेपर हैं जो कि मैं आपसे शेयर करूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बोर्ड का जब पेपर आप देते हैं तो पेपर में बच्चे किस तरह नंबर लेते हैं। तो ये एक सैंपल ऑब्जेक्टिव पेपर आपके सामने दिया गया है, फिर आप इसको देखें कि इसके अंदर इस बच्चे ने क्या क्या मिस्टेक की हैं। देखिए अब इसने जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ना, यानी फर्स्ट क्वेश्चन को इसने अटेम्प्ट किया है, ठीक है ना, एमसीक्यूज को, और इसने पहले ए ऑप्शन के ऊपर सर्कल लगाया है, फिर उसने इसको क्रॉस करके फिर डी पे जाके टिक लगा दिया है। तो ये बिल्कुल गलत है, आपने ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी, यानी एक दफ़ा जिस ऑप्शन के ऊपर आपने सर्कल लगा दिया ना अब वही रहना है। अब अगर आप उसको क्रॉस करेंगे तो आपको उस पर नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह आप इसका एमसीक्यू नंबर 4 देखें, 4 के अंदर इस बच्चे ने क्या मिस्टेक की है, पहले ए को सर्कल किया है, उसके बाद फिर इसने सी को सर्कल किया है, फिर इसने वाइटर यूज करके सी को रेव किया है, ठीक है, फिर इसने डी कर दिया है। तो इनमें से बेशक कोई भी ऑप्शन करेक्ट हो नंबर नहीं मिलेंगे। डी में भी इसने यही मिस्टेक की हुई है। तो हमेशा याद रखें कि ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर आपने एक ही दफ़ा करेक्ट ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने अपने पेपर में मज़ीद चीज़ों को देखते जाएं। ऑब्जेक्टिव के अंदर जब एक दफ़ा एक ऑप्शन टिक कर लेंगे तो उसके बाद दूसरे ऑप्शन को टिक नहीं करना, उस पर आपको पेपर में कोई नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो अजीज़ तलबा एक चीज़ याद रखिएगा कि फेडरल बोर्ड का जो पेपर है उसमें स्पेशली मैं फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, और पाकिस्तान के तमाम बोर्ड जो हैं, बोर्ड के पेपर के अंदर किसी बच्चे के साथ कतई ज़्यादती नहीं की जाती। हर बच्चे का पेपर 2 से 3 दफ़ा रिव्यू किया जाता है। सबसे पहले सब एग्जामिनर पेपर को चेक करते हैं, फिर हेड एग्जामिनर उसकी असेसमेंट करते हैं, इवेलुएशन करते हैं, उसके बाद असिस्टेंट और सुपर चेकर होते हैं जो उन पेपर की टोटलिंग को चेक कर रहे होते हैं। लिहाजा कोई बच्चा अपने दिलो दिमाग में ये बात हरगिज़ ना बिठाए कि बोर्ड के अंदर आपके साथ कोई ज़्यादती की गई है। बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर इंतहाई ट्रांसपेरेंट वे में मार्किंग की जाती है, ठीक है, और जो कुछ आपको लिख के आए हैं उसके मुताबिक आपको ज़रूर नंबर दिए जाते हैं। तो अब सब्जेक्टिव पेपर की तरफ आ जाएं, तो सब्जेक्टिव पेपर में याद रखिएगा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो लिमिटेड टाइम दिया जाता है उसी टाइम के अंदर आपने अपने पूरे के पूरे पेपर को हल करना है। तो ये टोटल आपके पास 2 घंटे और 40 मिनट का टाइम है जिसके अंदर आपने सब्जेक्टिव पेपर को हल करना है। यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मैंने इस पूरे 160 मिनट के टाइम ड्यूरेशन को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। अगर आप इसके मुताबिक अपने टाइम को मैनेज कर लें तो इंशाल्लाह आप विद इन टाइम अपना पूरे का पूरा पेपर ख़त्म करने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, टोटल टाइम 160 मिनट है, तो इसमें से ना 2 से 3 मिनट आपके सामने जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा तो 2 से 3 मिनट आपने अपने पेपर को रिव्यू करना है। यानी आप पूरे पेपर को एक दफ़ा पढ़ें कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कितने हैं, ठीक है जी, और लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। फिर आपने क्वेश्चन की प्रायोरिटी को चेक करना है, यानी 3 से 4 मिनट आपने लगाने हैं कि ये मिसाल के तौर पे अगर 15 शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसमें से कितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि आपको एक्यूरेटली तौर पे आते हैं। तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर पे टिक लगा लें कि ये क्वेश्चन मुझे आते हैं और मैंने सबसे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 2 से 3 मिनट आप पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में लगाएं। फिर 3 से 4 मिनट में वो क्वेश्चन सिलेक्ट कर लें जो कि आपको आते हैं या आप समझते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने पहले अटैम्प्ट करने हैं। फिर चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन वाला मेन पोर्शन होता है आपके पेपर के अंदर, तो फिर आपने 80 मिनट्स का टाइम जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन वाले सेक्शन के लिए रखना है। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट हर क्वेश्चन के हिस्से में आने चाहिए।
लॉन्ग क्वेश्चन आपने 2 करने होते हैं तो उनके लिए 1 घंटे का टाइम सफिशेंट है। 30 मिनट्स आपने एक क्वेश्चन को देने हैं और आखिर में 10 मिनट्स आपने अपने पेपर में प्रूफ रीडिंग के लिए ज़रूर निकालने हैं, क्योंकि जब आप कंटिन्यूसली लगातार पेपर में लिख रहे होते हैं तो लिखते हुए बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो अब आपने कोशिश ये करनी है कि छोटी मोटी जब आप आखिर में अपने ही पेपर को पढ़ेंगे, उसकी प्रूफ रीडिंग करेंगे, तो आप अपनी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो कि निकालने के काबिल हो जाएंगे। तो आखिर में 8 से 10 मिनट आपने अपने पेपर की प्रूफ रीडिंग के लिए ज़रूर रखने हैं जी। तो ड्रा नीट एंड क्लीन मार्जिन ऑन बोथ साइड्स ऑफ आंसर शीट। आपको जो आंसर शीट बोर्ड की तरफ से दी जाती है उसके शुरू में जैसे ही आपको आंसर शीट दी जाए तो आप उसमें अपने नीट एंड क्लीन जो मार्जिन है वो आप उसके ऊपर लगा लें। अक्सर बोर्ड्स की आंसर शीट्स ऐसी होती हैं जिनमें पहले से मार्जिन लगे होते हैं, तो अगर तो पहले से मार्जिन लगे हुए हैं तो फिर आपको दोबारा मार्जिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपका ऐसे ही टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ऐसा आपके पास बुकलेट आ गया है जिसके ऊपर मार्जिन नहीं लगे हुए, तो आप 3-4 मिनट में जल्दी से तकरीबन शुरू के जो 14-15 पेजेस हैं जो कि आप समझते हैं कि मैं इतने कर लूँगा बोर्ड के एग्जाम में, तो उन 14-15 शीट्स के ऊपर आप क्या करें, मार्जिन लगा लें। अच्छा, जब भी आप मार्जिन लगाने लगे तो यूज ब्लैक और ब्लू मार्कर फॉर ड्राइंग मार्जिन। मार्जिन लगाने के लिए आप ब्लैक मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं और ब्लू मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यूज ब्लू मार्कर फॉर हेडिंग एंड सब हेडिंग। इसी तरह आपने अपने पेपर के ऊपर हर क्वेश्चन के अंदर आंसर लिखते हुए जब हेडिंग्स लिखेंगे या सब हेडिंग्स लिखेंगे तो उनके लिए आप ब्लू मार्कर यूज़ करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। ब्लू मार्कर में प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा आता है बनिस्बत ब्लैक के। ऑलवेज यूज ब्लू बॉल पॉइंट और पॉइंटर फॉर राइटिंग। और अपना पेपर जब आप सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए आप हमेशा ब्लू बॉल पेन यूज़ करें। आप ब्लू पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो जो आप बेहतर समझें बोर्ड की तरफ से ये दोनों ऑप्शन आपको अवेलेबल है। हाईलाइट मेन पॉइंट्स ऑफ एन आंसर यूजिंग ब्लैक पॉइंटर। अच्छा, अगर आप कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिख रहे हैं और मिसाल के तौर पे 6-7 लाइन्स का एक पैराग्राफ की शक्ल में आपने कोई क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना, स्पेशली जो आपके 5 सब्जेक्ट्स के पेपर है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनके लिए ये पॉइंट स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ। उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश में आपने ये काम नहीं करना। 5 सब्जेक्ट्स के जितने भी पेपर हैं उनमें अगर आपने 5-6 लाइनों का कोई पैराग्राफ लिखा है तो उसमें अगर कोई 2-3 मेन पॉइंट्स हैं तो आप उन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, उनको अंडरलाइन कर सकते हैं, या उन पॉइंट्स को आप ब्लैक पॉइंटर से लिख सकते हैं। उससे ये है कि चूंकि सब एग्जामिनर टीचर जो पॉइंट्स पेपर में ढूंढ रहे होते हैं, अगर आपने वो पॉइंट पहले ही हाईलाइट कर दिया है तो ये एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और इंशाल्लाह इससे आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। मेंटेन नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन, कोर प्रेजेंटेशन फर्स्ट 2 to 3 पेजेस। जी, इसका क्या मतलब है, आपने अपने पेपर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है। प्रेजेंटेशन आपके पेपर का सबसे अहम तरीन हिस्सा है। आपने अपना पेपर जितना नीट एंड क्लीन लिखा होगा, आपको पेपर में बोर्ड के अंदर उतने ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। अच्छा, आपके पेपर के जो पहले 2 से 3 पेजेस होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के इम्तहान में टीचर उनको सबसे ज़्यादा थारोली पढ़ते हैं। लिहाजा आप कोशिश करें कि आप वो क्वेश्चन सिलेक्ट करें। अगर आपने पहले शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन शुरू किया है ना, तो उसमें आप वो क्वेश्चन सिलेक्ट करें जो कि आपको 100% आते हैं। ठीक है, तो क्योंकि पहले 2-3 पेजेस के ऊपर जब आपकी कोई कटिंग नहीं होगी, कोई ओवर राइटिंग नहीं होगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपने क्वेश्चन लिखे होंगे, तो सब एग्जामिनर के माइंड में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर चला जाएगा कि ये बच्चा या बच्ची बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, तो इस वजह से वो आपको खुले नंबर देगा। लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर के पहले 2 से 3 पेजेस जो है ना, ये आपका इम्प्रेशन होता है। आपका टॉप प्रेजेंटेशन जो आपका पूरे का पूरा पेपर है वो पहले 2 से 3 पेजेस के गिर्द घूम रहा होता है। लिहाजा पहले 2 से 3 पेजेस के ऊपर कोशिश करें कि वो क्वेश्चन करें जिनमें कोई मिस्टेक ना हो और बिल्कुल क्लियर टू द पॉइंट आपने लिखे हों। कटिंग और ओवर राइटिंग जो है ना, इससे हमेशा अवॉइड करें। इससे बोर्ड के एग्जाम के अंदर बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ता है। ऑलवेज अटेम्प्ट शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन बिफोर लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपके चूंकि सब्जेक्टिव पेपर के 2 पोर्शन होते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन वाला होता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन वाला होता है। तो आप हमेशा जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है उसको पहले अटेम्प्ट करें, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन वाला जो है उसको बाद में अटेम्प्ट करें। जी, तो ऑलवेज राइट रेलिवेंट टू द पॉइंट कंप्रीहेंसिव आंसर टू ईच क्वेश्चन। अजीज तलबा, हमेशा याद रखिए कि
आप जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर लिखने लगे हैं, स्पेशली 5 सब्जेक्ट्स के अंदर, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर के अंदर, तो हर क्वेश्चन का आप रेलेवेंट और टू द पॉइंट जो आंसर बनता है ना, आप वो लिखें। अननेसेसरी, गैर ज़रूरी या अपने पास से बातें बना के लिखने का कतन कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप गैर ज़रूरी चीज़ें या इररेलेवेंट चीज़ें अपने आंसर के अंदर शामिल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपने टीचर को, अपने सब एग्जामिनर को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये एक बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन है। इसकी वजह से आपके नंबर पेपर में बहुत ज़्यादा कट जाएंगे। अभी मैं आपको एंड के ऊपर कुछ बोर्ड के पेपर हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा और एक बच्चे का पेपर मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि उस बच्चे ने 12-13 पेजेस भर के लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें कोई भी काम की चीज़ उस बच्चे ने नहीं लिखी हुई और उसके टोटल नंबर 2 आए हैं 65 में से। रीड योर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर थारोली। इसी तरह जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, ये मैं अभी आपको बता चुका हूं, तो आप पहले 2 से 3 मिनट में अपने क्वेश्चन पेपर को आराम से पढ़ें और इसके अंदर क्वेश्चंस की प्रायोरिटी को टिक कर लें। ठीक है ना, कि जो क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा ईजी लगते हैं, आप समझते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे 100% तैयार है, उन क्वेश्चन के आंसर सबसे पहले लिखें, क्योंकि पहले 2 से 3 पेजेस में आपने अपना इंप्रेशन बिठाना है। अगर आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा तो एंड तक आपको अच्छे नंबर मिलते जाएंगे। Always use question number of question paper on your answer sheet. That is very important point. Dear students, जब भी आप अपना क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं ना, यानी आंसर लिखना शुरू करेंगे, तो हमेशा अपनी आंसर शीट के ऊपर वो क्वेश्चन नंबर लिखें जो कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ है। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, अपनी तरफ से क्वेश्चन लिखना शुरू कर देते हैं, यानी वो क्वेश्चन नंबर अपने लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही गलत और बैड इंप्रेशन है, ये काम कभी ना करें। इसकी वजह से आपको बिल्कुल बोर्ड के अंदर नंबर नहीं मिलेंगे। हमेशा आप अपने आंसर शीट के ऊपर वो क्वेश्चन नंबर डालें जो कि आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर गिवन है। इसका एक सैंपल है जो कि मैं आपसे आगे अभी डिस्कस करूंगा। नो नीड टू राइट क्वेश्चन ऑन आंसर शीट। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि आपको अपनी आंसर शीट के ऊपर क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन लिखने के ऊपर जो आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे वो ना लिखें। आप जस्ट रेलेवेंट जो क्वेश्चन है ना, उसका क्वेश्चन नंबर आप आंसर शीट के ऊपर डाल दें, तो उससे आपको इट्स सफिशेंट। अब फॉर एग्जांपल ये एक सैंपल मैंने आपके लिए तैयार किया है, आप इसको देखें कि आप आंसर क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन वाला है, आप ये करना चाहते हैं। आपने देखा है कि आंसर क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड यानी शॉर्ट क्वेश्चन था ना, ये आपको बहुत अच्छा तैयार था। तो आपने सिर्फ यहाँ पे आंसर क्वेश्चन नंबर 2 लिखे और नीचे आप उसका यानी पार्ट नंबर लिखते हैं 3rd और नीचे उसका आप आंसर लिखना शुरू कर दें। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि ये आंसर क्वेश्चन नंबर ये भी अक्सर बच्चे गलत लिखते हैं। इसके लिखने का जो बोर्ड की रिकमेंडेशन के मुताबिक सबसे बेहतरीन और प्रिवेंटेबल वे है वो ये है कि आप आंसर क्वेश्चन नंबर लिखें, आंसर को एब्रीविएट करेंगे, आंसर का ए कैपिटल लिखेंगे यानी और NF स्मॉल लिख के फिर फुल स्टॉप डालेंगे, क्यू कैपिटल लिखें फिर फुल स्टॉप, नंबर में N कैपिटल, O स्मॉल फिर फुल स्टॉप, आगे आप वो अपना क्वेश्चन नंबर डालें। और नीचे वाली लाइन में आपने उसका पार्ट लिखना है कि आप कौन सा पार्ट लिख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आप उसका आंसर लिखें। जहाँ पे आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा ना, तो आप खूबसूरत सा ब्लैक या ब्लू पॉइंटर के साथ आप मिड ऑफ द पेज में एक छोटा सा एरो लगा दें, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन को सेपरेट करने के लिए। फिर उसके नीचे आप अगला क्वेश्चन जो है ना उसका लिखें। अब आप आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10 करना चाहते हैं ना, तो अब आपने नीचे पार्ट 10 लिख देना है, ठीक है ना। यानी कि आपने अपने क्वेश्चन नंबर नहीं चलानी, बल्कि आपने वो नंबरिंग चलानी है तमाम क्वेश्चन की जो कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर मौजूद होगी। इसी तरह अगर आप मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, तो मैथ के पेपर के अंदर अजीज तलबा आपने आंसर नहीं लिखना बल्कि आपने सोल्यूशन लिखना है। एफ सोल्यूशन में F कैपिटल डालना है, फिर OL स्मॉल लिख के फिर आप फुल स्टॉप डालेंगे, क्वेश्चन का Q कैपिटल फिर फुल स्टॉप, नंबर का N कैपिटल, O स्मॉल और फिर फुल स्टॉप, और आगे अपना नंबर डाल के फिर उसका जो रेलेवेंट पार्ट आप करना चाह रहे हैं वो आप लिखें। जहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होगा एक खूबसूरत सा नीट सा एरो डाल दें और फिर अगला क्वेश्चन आप स्टार्ट कर दें। तो जो क्वेश्चन आपको इजी लगता है वो आप पहले करें, लेकिन नंबर वही डालें जो कि आपके आंसर जो कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर नंबर चल रहा होगा। अपना नंबर आपने हरगिज़ नहीं चलाना।
अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन जब भी आप करेंगे तो उसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि आप कोशिश करें कि 1 से 2 एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर करके आएँ, क्योंकि आपके वो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो भी बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर चेक किए जाते हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि मिसाल के तौर पे फेडरल बोर्ड का जो पेपर होता है उसमें 11 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं आप लोगों ने। तो अगर किसी बच्चे को 13 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा आते हैं तो वो आप ज़रूर करके आएँ, क्योंकि बोर्ड की पॉलिसी ये होती है कि अगर बच्चे ने 13 शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं तो हम सब एग्जामिनर को ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपने 13 के 13 शॉर्ट क्वेश्चन चेक करने हैं। फिर ये होता है कि उनमें से जिस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चे के नंबर कम होते हैं उनको ओवर अटेम्प्ट करके निकाल दिया जाता है, और जो एक्स्ट्रा या ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनको टोटल में शामिल कर लिया जाता है। आप इसको बिल्कुल इसी तरह समझें कि मिसाल के तौर पे एक बच्चे ने केमिस्ट्री के पेपर के अंदर 13 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है ना, और पहले 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें उसके नंबर, पहले क्वेश्चन में उसका 1 नंबर आया है, उसने कुछ मिस्टेक्स की हैं, दूसरे क्वेश्चन के आंसर में उसके 2 नंबर है, लेकिन आखिर में जो 2 उसने एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए हैं ना उन दोनों के अंदर उसके 3-3 नंबर हैं, यानी फुल मार्क्स है। तो अब एग्जामिनर क्या करेंगे, सब एग्जामिनर उसके जो पहले 2 क्वेश्चन हैं चूंकि उनमें नंबर कम है लिहाजा उनको ओवर अटेम्प्ट करके वो निकाल देंगे, और आखिरी 2 क्वेश्चन जो कि उसने एक्स्ट्रा किए थे लेकिन उनमें उसके नंबर ज़्यादा हैं तो टोटलिंग में वो नंबर शामिल कर लिए जाएंगे। तो बच्चे को, स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने के लिए बोर्ड की हमेशा ये पॉलिसी रहती है कि जो कम नंबर वाले क्वेश्चन हैं, आंसर हैं, उनको ओवर अटेम्प्ट करके निकाल दिया जाता है, और अगर बच्चे ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए और उनमें नंबर ज़्यादा हैं तो उनको उसमें शामिल कर लिया जाता है। लिहाजा आप हमेशा कोशिश करें कि जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है उसमें अगर आपको 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते हैं तो वो आप ज़रूर करके आएँ जी। नेवर एवर इंटरमिक्स सेक्शन बी एंड सी। तो स्टूडेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपना सेक्शन बी और सी जो है ना उसको कभी भी इंटरमिक्स ना करें। यानी ये नहीं कि आपने सेक्शन बी के अंदर चूंकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन सी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, और फेडरल बोर्ड के अंदर सेक्शन बी और सी में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और जो सेक्शन डी होता है उसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपने सेक्शन बी शुरू किया है उसमें आपने 11 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं तो उन तमाम क्वेश्चन का सीक्वेंस तो आप आगे पीछे कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे क्वेश्चन 3 आपको पहले आता था वो आपने लिख लिया, फिर 7 कर लिया, फिर 11 कर लिया, फिर 2 कर लिया, लेकिन सेक्शन बी को कंप्लीट करने के बाद फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन वाले सेक्शन सी की तरफ जाएं। बास बच्चे क्या करते हैं कि सेक्शन बी के 3-4 क्वेश्चन किए, फिर लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन शुरू कर दिया, फिर दरमियान में सेक्शन बी शुरू कर दिया, तो ये बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ता है। इसकी वजह से आपके बोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर कट जाते हैं। लिहाजा सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये है बोर्ड का पेपर हल करने का कि आप सेक्शन बी को कंप्लीट करें। वो जब आपने कंप्लीट कर लिया है उसके बाद आप सेक्शन सी की तरफ जाएँ। कभी भी 2 सेक्शंस को आपस में मिक्स ना करें, ये बहुत ही बैड इंप्रेशन है। मस्ट ड्रॉ लेबल डायग्राम्स वेयर रिक्वायर्ड। तो बायोलॉजी या केमिस्ट्री के पेपर में जहाँ पे डायग्राम्स बनाने की ज़रूरत है तो आप लेबल डायग्राम ज़रूर बनाएं, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो डिस्क्रिप्टिव या लॉन्ग क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन के साथ स्ट्रक्चर का वर्ड लिखा होता है ना, तो स्ट्रक्चर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें अक्सर आपने डायग्राम्स बनाने होते हैं। तो आप देख लें अगर आपकी बुक के अंदर, सिलेबस के अंदर रेलेवेंट डायग्राम मौजूद है तो आप डायग्राम ज़रूर बनाएं। डायग्राम के अलग नंबर होते हैं। अटेम्प्ट ईवीएफ लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। इसी तरह जब आप सेक्शन सी की तरफ जाते हैं तो सेक्शन सी में भी देख लें कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 है तो 2 आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। तो उनमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको ईजी लगता है वो आप पहले करें और जो मुश्किल है उसको बाद में करें। फिर जो आपका सेक्शन सी होता है ना लॉन्ग क्वेश्चन वाला, ठीक है ना, इसका आप ये छोटा सा एक सैंपल देख लें। मिसाल के तौर पे अब आपने लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर आप आ गए हैं तो आप आंसर क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 के भी आगे 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। आपको इसका जो बी पार्ट है वो इजी लगता है तो नो प्रॉब्लम, आप आंसर क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए और उसका जो बी पार्ट है वो पहले करें। फिर आप उसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट करना चाहते हैं तो वो करें। यानी ए और बी पार्ट्स जो है ना इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन अगेन याद रखिएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी डिफरेंट क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं ना उनको आपने आपस में इंटरमिक्स नहीं करना। अगर आप 2 लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट्स को इंटरमिक्स करेंगे तो अगेन इट्स वेरी वेरी बैड इंप्रेशन। इससे आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा नंबर कट जाएंगे।
मिसाल के तौर पे एक बच्चा ना उसको क्वेश्चन 4 और 5 दोनों आते हैं, तो अब उसने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट किया है, उसके बाद उसको क्वेश्चन 4 का ए पार्ट करना चाहिए था, लेकिन बच्चे ने क्या किया, क्वेश्चन 4 का बी पार्ट करने के बाद उसने क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर लिया है। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, इसके ऊपर आपके नंबर बहुत ज़्यादा कट जाएंगे। अच्छा, फिर उस बच्चे ने क्या किया, देखिए आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट किया है और फिर क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट किया है। यानी कि अगर आपने क्वेश्चन 4 और 5 के दोनों पार्ट्स को मिक्स कर दिया तो ये बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ेगा और इस पे आपके नंबर कटेंगे। अगर आप क्वेश्चन 4 शुरू करना चाहते हैं तो क्वेश्चन 4 के ए और बी पार्ट दोनों कर लें, फिर क्वेश्चन 5 की तरफ जाएं, या क्वेश्चन 5 आपको इजी लगता है तो पहले क्वेश्चन 5 के ए और बी पार्ट कर लें, फिर आप क्वेश्चन 4 की तरफ चले जाएं। लेकिन दोनों क्वेश्चन के ए और बी पार्ट्स को मिक्स ना करें कि पहले क्वेश्चन 4 का एक पार्ट करें, फिर 5वें का एक पार्ट करें, फिर क्वेश्चन 4 का करें। दैट्स वेरी वेरी बैड इंप्रेशन। अजीज़ तलबा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनोवेटिव लर्निंग एजुकेशन फॉर रेलेवेंट लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। जी, तो टिप नंबर 19 है, यूज़ पेजेस ऑफ आंसर बुकलेट कंटिन्यूसली। अच्छा, आपको जो आंसर शीट बोर्ड की तरफ से दी जाती है, आप हमेशा ऐसा करें कि लिखते हुए अपनी बुक शीट के तमाम जो है ना पेजेस को रेगुलर कंटिन्यूसली वे में यूज़ करें। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, 5-6 पेजेस यूज़ करने के बाद 1-2 पेजेस छोड़ देंगे, फिर आगे लिखना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत ही बैड इंप्रेशन है। इसकी वजह से अक्सर औकात आप हो सकता है आपका वो क्वेश्चन जो है ना दरमियान में स्किप हो जाए, सब एग्जामिनर भूल जाए। तो इस तरह ऐसा काम कभी भी ना करें। हमेशा तमाम क्वेश्चंस के आंसर जो है ना एक सीक्वेंस में लगातार लिखते जाएं। अगर आप ये फील करते हैं कि कोई शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा है जो दरमियान में थोड़ा सा आपको भूल गया है, उसके लिए कुछ पोर्शन आप दरमियान में छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप 3-4-5 लाइनें अपने वेन में प्लान करके ना वो आप छोड़ दें, ठीक है ना। आप 3-4 पेजेस बिल्कुल ना छोड़ें, ये बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ता है बोर्ड के अंदर, इस पर भी आपके नंबर कट सकते हैं। और अभी फेडरल बोर्ड ने तो अपने इस साल 2021 के अंदर होने वाले जो एनुअल एग्जाम्स हैं ना, उनके अंदर ई शीट इंट्रोड्यूस करवाने का फैसला किया है। तो वहाँ पे तो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर वगैरह डले होते हैं, लिहाजा वहाँ पे आपको मज़ीद क्वेश्चन नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। जी, तो ऑलवेज क्रॉस ब्लैंक पेजेस टिल एंड ऑफ द बुकलेट, ठीक है जी। जहाँ पे आपकी तमाम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं और अभी आपकी जो आंसर शीट है, आंसर बुकलेट के आखिर में 5-6 पेजेस अगर बच गए हैं, तो उसमें आखिरी जो ब्लैंक पेजेस होते हैं उन ब्लैंक पेजेस को आप ज़रूर क्रॉस कर दिया करें, यानी उन पेजेस के दरमियान में एक ब्लैक मार्कर से एक लाइन लगा दिया करें। ये बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शन होती है। और डू नॉट राइट योर नेम और कॉन्टैक्ट नंबर एट एनी पेज ऑफ आंसर शीट। तो अपना जो आपने क्वेश्चन पेपर होता है या आंसर शीट है ना, आंसर शीट के ऊपर आपने सिर्फ अपना रोल नंबर लिखना होता है, अपना सब्जेक्ट लिखना है, डेट लिखनी है और आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। किसी जगह पे आपने अपना नाम नहीं लिखना या अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखना है। ये पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स की तरफ से सख्ती से ये चीज़ ममनू है और इस चीज़ को आपने यूज़ नहीं करना। तो अजीज़ तलबा, अब इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एंड पे मैं आपसे फेडरल बोर्ड के 3-4 पेपर हैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो आप पेपर देखें और इंशाल्लाह उससे आपको आइडिया होगा कि बोर्ड के पेपर में 100% मार्क्स भी बच्चे लेते हैं। आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स का जो 65 मार्क्स का पेपर होता है, तो 65 में से 65 मार्क्स भी बच्चे लेते हैं। मैं ख़ुद पिछले 15 साल से फेडरल बोर्ड के पेपर चेक कर रहा हूँ और बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिनको अपने हाथों से मैंने 65/65 नंबर दिए हैं। तो अब मैं आपसे 2-3 पेपर शेयर करने लगा हूँ, आप इन पेपर्स में देखें। और अक्सर बच्चे जो अपने दिलो दिमाग में ये बात बिठा लेते हैं कि बोर्ड वालों ने हमारे साथ ज़्यादती की है या हमें नंबर नहीं मिले, तो अजीज़ तलबा, बोर्ड में आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं करता। आप जो कुछ लिख के आएंगे, जितना कुछ आपने लिखा होगा, आपको उसके मुताबिक 100% मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। जी, तो अजीज़ तलबा, ये आपके सामने बोर्ड का एक पेपर है फेडरल बोर्ड का, और ये केमिस्ट्री का पेपर है 2016 का एक बच्चे का। और इसमें देखें कि इस बच्चे ने 65 में से 65 मार्क्स लिए हुए हैं। तो अगर ये बच्चा 65 मार्क्स ले सकता है तो आप भी ले सकते हैं बोर्ड के अंदर 65/65 नंबर। अब आप इस बच्चे का पेपर पैटर्न देखें कि इस बच्चे ने बहुत ज़बरदस्त पेपर हल किया है। हर क्वेश्चन का बिल्कुल जो रेलेवेंट टू द पॉइंट
आंसर बनता है वो ये बच्चा लिख रहा है, ठीक है ना, और किसी जगह पे इस बच्चे के नंबर नहीं कटे हुए है, ठीक है ना। डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट, अब ये शील्डिंग इफेक्ट से एक रेलेवेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर बच्चे ने बिल्कुल रेलेवेंट जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं वो पेपर के अंदर लिखी हुई हैं, इसको पूरे नंबर मिल रहे हैं, ठीक है ना। फिर डुप्लेट रूल, केमिकल बॉन्डिंग, हर क्वेश्चन को आप थारोली देख लें। ये जस्ट एक सैंपल के तौर पे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर किसी बच्चे के साथ ज्यादती नहीं होती। आप जो पेपर हल करते हैं, जो कुछ आप लिख के आते हैं, वहाँ पे आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन देख लें। अब देखिए इस बच्चे ने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी किए हुए हैं, यानी कि ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसने किया है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसका चेक किया गया है, इसके अंदर उसको पूरे 3 नंबर दिए गए हैं और फिर इसके ऊपर OA लिख दिया गया है। OA का मतलब है ओवर अटैम्प्ट, यानी इस बच्चे ने 11 क्वेश्चन करने थे और ये इसने 12वां कर दिया है, लिहाजा इसको इसके नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन 2 में इसके पूरे 33 नंबर हैं, 33 मार्क्स हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन में आ गए। लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चे ने क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्वेश्चन ना लिखें। क्वेश्चन लिखने में जो आपका टाइम लगता है आप उस टाइम को सेव करें। लेकिन अब यहाँ पे देखें इसने बड़ा ज़बरदस्त टू द पॉइंट लिखा हुआ है और हर क्वेश्चन के अंदर इसके पूरे पूरे नंबर हैं। ये इस क्वेश्चन में भी इसके पूरे नंबर हैं। ये देखें यहाँ पे डायग्राम बनाने की ज़रूरत थी तो इसने डायग्राम भी बनाया है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये आप एक और पेपर देखें। ये एक बच्चे का बायो का पेपर है और इसमें बच्चे के 64 मार्क्स हैं, यानी 65 में उसने 64 नंबर लिए हैं। और ये उसका ऑब्जेक्टिव पेपर देखें। ऑब्जेक्टिव पेपर में उसके पूरे 11 नंबर हैं, एक उसकी गलत हुआ है और उसने ज़बरदस्त अंदाज में क्वेश्चन पेपर को यानी ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट किया है और हर एक स्टेटमेंट में करेक्ट ऑप्शन को उसने सर्कल किया है, उसने कहीं भी टिक नहीं लगाया। अच्छा, अब आप उसका देखिए, सबसे पहले वो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन कर रहा है और हर क्वेश्चन के अंदर उसको पूरे पूरे नंबर मिल रहे हैं। देखें तो ये जस्ट आपके एक्नॉलेजमेंट के लिए है कि आप लोग इसको देखें, एक आइडिया लें कि हम भी बोर्ड के अंदर जब जाएंगे तो हमने बायोलॉजी का पेपर जब हल करना है तो किस तरह करना है, ठीक है ना। बायो के पेपर में आप ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग शामिल करें, क्वेश्चंस में छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएं और पॉइंट्स की फॉर्म में अपनी चीज़ों को लिखें, ठीक है जी। इररेलेवेंट चीज़ें जो हैं, गैर ज़रूरी चीज़ें जो हैं, अननेसेसरी चीज़ें, उनको कभी भी पेपर में शामिल ना करें। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये अक्सर बोर्ड के पेपर में आता रहता है। अब ये देखें, पहले बच्चे ने नेफ्रॉन की हेडिंग दी है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, फिर आगे उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनकी डिटेल वो बता रहा है, ठीक है ना, हेडिंग वाइज और पॉइंट वाइज, ठीक है ना। फिर नीचे देखिए उसने डायग्राम बनाया है, डायग्राम भी उसने ज़बरदस्त बनाया है, हर एक एक पार्ट को उसने लेबल किया हुआ है। 6 नंबर का क्वेश्चन था तो उसको पूरे 6 नंबर इसमें मिले हैं। इसी तरह एफदमा का एक छोटा सा क्वेश्चन है पहले चैप्टर में 10th क्लास की बायो के, तो इस पे इसको भी उसने हेडिंग वाइज लिखा है, हर जगह पे वो हेडिंग और पॉइंट शामिल कर रहा है, तो 10 में से इसको पूरे 10 नंबर मिले हैं। इसी तरह एंडोक्राइन ग्लैंड वाला क्वेश्चन देखें, इसको भी उसने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में हेडिंग के साथ, अब आप देखें ये बच्चा हेडिंग दे रहा है और हर हेडिंग के नीचे वो लाइन लगा रहा है, और जहाँ पे हेडिंग ख़त्म हो रही है नीचे वाला जो है ना, उससे निचली लाइन जहाँ से लिखना शुरू किया है वो बिल्कुल हेडिंग के नीचे से लिखना नहीं शुरू किया है, बल्कि जहाँ पे हेडिंग ख़त्म होती है वहाँ से राइटिंग को आपने स्टार्ट करना है। तो ये सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन है, इससे बोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। इसी तरह एक और पेपर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ बोर्ड का। ये भी एक और पेपर है, इस बच्चे के केमिस्ट्री में 65 आउट ऑफ 65 है। अच्छा, अभी मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस किया था कि कभी भी बोर्ड के पेपर के अंदर आप इररेलेवेंट चीज़ें ना लिखें। ये आपसे मैं एक बच्चे का पेपर शेयर कर रहा हूँ जिसके पूरे पेपर में 2 नंबर हैं और ये बच्चा फेल है, और आप इसका पेपर देख के हैरान होंगे कि इसने जो पेपर दिया है ना, इस पेपर के अंदर इसने ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारी मिस्टेक्स की हुई हैं। ऑब्जेक्टिव में इसके 2 नंबर हैं। सब्जेक्टिव पेपर इसने 12-13 पेजेस भरे हुए हैं और एक भी चीज़ इसने काम की नहीं लिखी हुई, सारी चीज़ें गलत लिखी हुई हैं। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ DNA।
आप ज़रा पढ़े कि इसके अंदर इस बच्चे ने पूरा पेज भर दिया है लेकिन कोई काम की चीज़ नहीं लिखी, सारी चीज़ें गलत लिखी हुई हैं। ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं, लिहाजा इसका मतलब ये बहुत ही बुरा इंप्रेशन है। इसका मतलब ये है कि ये अपने टीचर को बेवकूफ़ बना रहा है। ये बच्चा ये सोच रहा है कि शायद बोर्ड के अंदर आंखें बंद करके पेपर चेक होते हैं और इसको एम ही नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बोर्ड के अंदर एक एक चीज़ को थारोली पढ़ा जाता है और उसके मुताबिक आपको पेपर नंबर दिए जाते हैं। किसी बच्चे के साथ ज्यादती नहीं की जाती। ये आप देख लें, ये क्वेश्चन 2 में भी इसने पूरा पेज भरा हुआ है लेकिन कोई काम की चीज़ नहीं लिखी हुई। ठीक है ना। लिहाजा ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर के जो आपके पेपर हैं, साइंस सब्जेक्ट्स के पेपर हैं, इनके अंदर आप हमेशा रेलेवेंट और जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं वो आप अपने पेपर के अंदर लिखें। गलत चीज़ें लिखेंगे, फजूल चीज़ें लिखेंगे, एमई पेपर को भर के आएंगे तो उसके ऊपर आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। हर जगह पे क्राफ्ट लगता जाएगा, क्राफ्ट लगता जाएगा और एंड पे आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। अब आप देखें कि 14 शीटें, 14 पेजेस इस बच्चे ने भर दिए हैं। ठीक है जी, लेकिन कोई काम की चीज़ नहीं लिखी और एट द एंड इसको 2 नंबर मिले हैं। तो अजीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से अपने फेडरल बोर्ड के पेपर को और पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के पेपर को अगर आप हल करने में इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियोस को शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।